students, welcome to your chemistry classroom, my YouTube channel Learn Chemi। प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे कुछ important questions के बारे में। चैप्टर 6 और एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट्स, आप सारी वीडियोस इसके देख चुके हैं। अब एग्जामिनेशन के अंदर बहुत छोटे छोटे सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ एक क्वेश्चंस मुझे स्टूडेंट्स की तरफ से ही वापस आए थे, तो मैं उनको डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ये था, व्हाई स्लोप्स इन एलिंगम डायग्राम आर पॉजिटिव इन नेचर। अगर आपको याद हो, आपने एलिंगम डायग्राम देखा है, इस तरफ रहता है टेम्परेचर और इस तरफ थी डेल्टा जी नॉट, और यहाँ पे अगर जीरो है, लेट इट बी +100, इधर था -100, 200, 300, 400, 500, वैल्यूज तो काफी सारी है, मैं सिर्फ थोड़ी सी ही मेंशन कर रही हूँ यहाँ पे, एंड सो ऑन। ठीक, इधर टेम्परेचर वेरी कर रहा है, इधर को जाते हुए टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। मींस अगर ये 273 है, लेट इट बी 473, 673, 873, तो आपको पता है 2000 की रेंज में था, है ना, लास्ट में 2273। तो ये एक रफ सा मैं स्केच बना रही हूँ। जीरो के ऊपर ये रही जीरो की लाइन, ठीक है। अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स की नेचर कैसे थी, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो आपने एक चीज नोटिस की कि जितने भी स्लोप हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ को जा रहे हैं। कैसे? जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाता है ये स्लोप ऊपर को जा रहा है। अब स्लोप तो पॉजिटिव है, लेकिन फ्री एनर्जी तो नीचे को बढ़ रही है, जैसा इन एज इट वॉज इन द केस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो नीचे को जाते हुए इंक्रीज कर जाती है, ठीक है। अदरवाइज सारे के सारे मेटल ऑक्साइड्स की फ्री एनर्जी कम होती जा रही है विद राइज इन टेम्परेचर, कि जैसे लो टेम्परेचर के ऊपर ज्यादा थी, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा स्लोप ऊपर को जाना शुरू हो गया। अब इसकी फ्री एनर्जी, मेटल ऑक्साइड्स की जो फॉर्मेशन है, मेटल प्लस ऑक्सीजन और बन जाता है MO, मेटल ऑक्साइड। अगर यहां पे मैं एग्जांपल लूं, लेट इट बी आयरन प्लस ऑक्सीजन, तो ये बन गया FeO। स्लोप ऐसे ऊपर को ही जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा क्यों? Why these slopes are positive? तो देखिए, इसके लिए था थर्मोडायनामिक एस्पेक्ट, थर्मोडायनामिक प्रिंसिपल ऑफ फ्री एनर्जी। तो मैं बात करने वाली हूं आंसर नंबर 1 के बारे में। हमारे पास एक सिंपल सी प्रेजेंटेशन यहां पे रखूंगी, टेम्परेचर है और डेल्टा जी नॉट, और जितने भी ये रही जीरो वैल्यू, ठीक है, ऊपर है पॉजिटिव और नीचे है नेगेटिव। तो मैक्सिमम जो स्लोप्स हैं वो सारे ऐसे हैं, इस तरीके के ही हैं, ठीक है। जिस जगह पे ये डिप्रेशन आती है वहां पे या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या फिर बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। जिस भी जगह पे पॉइंट डिप्रेशन, जैसे ऐसे स्लोप जा रहा है और ऐसे हो गया, तो ये मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगर ये गैशियस फॉर्म में है तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है। अब सारे के सारे स्लोप्स पॉजिटिव क्यों? देखिए, हम जानते हैं डेल्टा जी इट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस डी डेल्टा S, राइट। और फिजिबिलिटी के लिए हम डेल्टा H को हमेशा लेते हैं एक्सोथर्मिक। फिजिबिलिटी ऑफ अ रिएक्शन, डेल्टा H इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए, डेल्टा G इट इज नेगेटिव, ठीक है, और हमारे पास डेल्टा S आप पहले देख चुके हैं। अगर मान लो डेल्टा S हो जाता है पॉजिटिव, तो डेल्टा G क्या आता? नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव माइनस टेम्परेचर इनटू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो कोई भी टेम्परेचर होता, डेल्टा G की वैल्यू क्या आनी थी? नेगेटिव एट ऑल टेम्परेचर्स। मींस reaction will be spontaneous at all temperatures if delta G is negative and delta S is positive.
दोनों ही कंडीशंस क्या है, फेवरेबल। बट जब भी मेटल से बन रहा है मेटल ऑक्साइड, ये रहा सॉलिड, ये रहा गैशियस, ये रहा सॉलिड। अब इधर एक कंपोनेंट गैशियस है, मींस रेंडमनेस ऑन द पार्ट ऑफ रिएक्टेंट इज हायर देन रेंडमनेस ऑन द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट। गैस कंबाइन कर रही है और क्या बन रहा है, सॉलिड। मींस इसकी S1 एंट्रोपी, इसकी S2, और डेल्टा S2 माइनस S2 यहां क्या हो रही है, नेगेटिव। गैस से क्या बन रहा है, सॉलिड। तो जो हमारे पास रेंडमनेस है वो कम हो रही है, और ये फैक्टर हमें फेवर नहीं करता। देखें यहां पे क्लियर हो गया सबको, एंट्रोपी जो है वो कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। नाउ डेल्टा H इट इज नेगेटिव, डेल्टा S इट इज ऑल्सो नेगेटिव। ये फेवर कर रहा है, दिस इज नॉट फेवरिंग। तो डेल्टा G इट विल बी डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, दिस इज नेगेटिव माइनस नेगेटिव माइनस 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 प्लस इनटू टेम्परेचर और माइनस। अब देखिए, अब दो कंडीशंस आ गई, दो कंडीशंस आ गई हमारे पास। इफ डेल्टा S इज ग्रेटर देन T डेल्टा S, तो डेल्टा G क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एंड इफ डेल्टा H इज लेस देन T डेल्टा S, डेल्टा G क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। मींस डेल्टा G पॉजिटिव होती जाएगी एट हाई टेम्परेचर एंड इट विल बी नेगेटिव एट लो टेम्परेचर। क्लियर हो रही है बात। अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो स्लोप जो है वो डाउन है। देख लो स्लोप नीचे है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है स्लोप ऊपर जाता जा रहा है। मींस डेल्टा G क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसलिए एलिंगम डायग्राम के जितने भी स्लोप्स हैं, जितने भी हमारे पास ग्राफ्स हैं इसके अंदर, सारी की सारी लाइंस दे आर शोइंग पॉजिटिव ट्रेंड। ये सारे के सारे ग्राफ जो है दे आर पॉजिटिव इन नेचर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर डेल्टा G जो है इट इज बिकमिंग पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं है कि जीरो को क्रॉस ही कर जाएगा। जो यहां तक भी वैल्यू है, अगर इसको कोई ग्राफ ऐसे है तो वो यहां टच करेगा, टेम्परेचर हाई होता जाएगा। लेकिन देखो पहले वाली कंडीशन से, ये है पहली कंडीशन लो टेम्परेचर की, हाई कंडीशन में फ्री एनर्जी कम है, तो फ्री एनर्जी इज डिक्रीजिंग। अगर यहां पे फ्री एनर्जी है लेट इट बी 1200 और उसके बाद में लेट इट बी दिस इज 800, ये 800 और यहां पे जाके फ्री एनर्जी ये 800 और इस टेम्परेचर के ऊपर कितनी हो जाएगी, 700, कम हो गई ना। और टेम्परेचर पे बढ़ गई और कम हो गई, इस टेम्परेचर पे और कम होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ग्राफ ऊपर को जा रहा है और ये वैल्यूज भी ऊपर को जाते हुए कम होती जा रही है। 0 1 2 3 4 नीचे को डेल्टा G की वैल्यू बढ़ती जाती है। तभी हम कहते हैं ना, जो स्लोप जितना नीचे होगा उतना ज्यादा उसकी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी। अब अगर मैं इसकी बात करूं, इस पॉइंट की, ये स्टार्ट हुआ था यहां से अराउंड 1000, यहां पे ऑलमोस्ट 1000 है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते जब यहां पहुंचे, मान लो टेम्परेचर है 2000 केल्विन, ठीक, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्री एनर्जी देख लीजिए 300 की रेंज में आ जाएगी। क्लियर। तो इसलिए आपको ये चीज बतानी पड़ेगी हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि ये फेवर नहीं कर रहा। आपको मैंने बताया ना पहले, मेटल प्लस गैस और ये बन रहा है सॉलिड, तो एंट्रोपी जो है, रेंडमनेस जो है वो कम हो रही है, तो इट विल बी नेगेटिव। प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक इन नेचर होगा ये। इसलिए एलिंगम डायग्राम के अंदर जितने भी स्लोप्स हैं दे आर पॉजिटिव इन नेचर। क्लियर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस कार्बन iron oxide in blast furnace at low temperature while carbon at high temperature। हमने जो ब्लास्ट फर्नेस का डायग्राम बनाया था उसमें आपने ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, एलिंगम डायग्राम के अंदर मैं सिर्फ
आयरन को ही कंसिडर करूंगी, ठीक है, आयरन और उसके साथ जो भी रिएक्शंस हो रही हैं हम उसको कंसिडर करेंगे। तो ये है एलिंगम डायग्राम फॉर द रिडक्शन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये लाइन है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की, ये लाइन मैंने जिसको कट कट लगाए हैं, दिस इज फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 और उससे बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। दिस लाइन इज फॉर कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये वाली लाइन इट इज फॉर आयरन प्लस ऑक्सीजन। देखो ये वाली आयरन की है, आयरन प्लस ऑक्सीजन 2FeO, क्लियर। अब आपके पास कार्बन की 3 केमिकल रिएक्शंस हैं, कौन कौन सी? कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन प्लस ऑक्सीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और एक मेरे पास केमिकल रिएक्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन CO2, और आयरन की रिएक्शन है FeO2 FeO। ये टोटल 4 रिएक्शंस आप देख रहे हो, टोटल 4 स्लोप है। वो टेम्परेचर जहां ये चारों लाइंस आपस में कट करती है दैट इज 1073 केल्विन। यहां पे सभी की फ्री एनर्जी एक जैसी है, एवरी कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयरन, दे आर हैविंग सेम फ्री एनर्जी। तो इस कंडीशन में आप जिन भी 2 केमिकल रिएक्शंस को कोलैबोरेट करने की कोशिश करोगे, आंसर डेल्टा जी जो है नेट वो 0 ही आएगा, ठीक है। तो यहां नहीं आप बता सकते कि कौन किसको रिड्यूस करने वाला है। ओके, अब देखो जरा, एट टेम्परेचर लेस देन 1073 केल्विन, 1073 केल्विन से पहले आ जाइए। देखो जरा, आयरन के नीचे किसकी लाइन है? इट इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देख रहे हो सभी, इसकी फ्री एनर्जी है -500 और इसकी है -400। इसकी भी कम हो रही है, इसकी भी कम हो रही है, और यहां जाके दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? बराबर। ये भी 300 हो गया, 500 वाला भी 300 हो गया, तो नेट क्या आएगा? 300 - 300 0। ऐसे निकालते हैं ना हम वैल्यू, ठीक है। अब देखो, इस टेम्परेचर से नीचे ये वाला जो लाइन है इट इज बिलो आयरन ऑक्साइड, ठीक है। अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करने वाली हूं, देखिए जरा, आयरन प्लस O2 ये बन गया FeO, ठीक है, 2 2। दूसरी लाइन है हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस O2 और ये बन गया 2CO2। अब जरा इसमें से इसको माइनस करके देखते हैं कि फ्री एनर्जी ज्यादा है, उसमें से कम वाली वैल्यू को हम माइनस करेंगे। मींस अगर ये मेरे पास है इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1, ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1, नाउ दिस इज इक्वेशन 2। तो सेकेंड माइनस वन, तो आपने लिखा कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन माइनस ये दोनों, अगली साइड दिस माइनस दिस, इसको रीअरेंज करें। अब यहां पे डेल्टा जी किसके बराबर आएगा? -500 -400, तो ये आंसर आ गया -100। डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है। अब इसको जरा रीअरेंज करें, ठीक है, इसको रीअरेंज करते हैं, माइनस माइनस एक साइड कर लेते हैं, इधर वाला माइनस इधर, इधर वाला इधर। अब देखो ये दोनों कैंसिल, ये आया इधर 2FeO प्लस 2CO एरो, अब ये आयरन अगली साइड चला गया 2Fe प्लस 2CO2। अब जरा आप अपने नोट्स चेक कीजिए, ये वो रिएक्शन है जो आपने लो टेम्परेचर पे लिखी थी, ऑक्सीडेशन, जो ऊपर 500 से लेके 800 केल्विन के बीच का टेम्परेचर था। ये रिएक्शन वहां होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लास्ट फर्नेस की नेक के नजदीक आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करती है और वहां पे फॉर्मेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की। तो आप देख लीजिए, लो टेम्परेचर के ऊपर कौन सी रिएक्शन फेवरेबल है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही चीज हो रही है। इट मींस
ये रिएक्शन फिजिबल है एट लो टेम्परेचर। तो देखो ये इस टेम्परेचर से इधर इधर की बात है। अब जरा अगली साइड चले जाइए, एट हायर टेम्परेचर। ये ग्राफ 0 से क्रॉस हुआ और ऊपर चला गया, सबसे ऊपर हो गया, आयरन वाले से भी ऊपर चला गया। तो हाई टेम्परेचर के ऊपर कार्बन मोनोऑक्साइड का काम खत्म, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज बिकमिंग मोर एंड मोर स्टेबल, फॉर्मेशन हो रही है उसकी। अब जैसे जैसे टेम्परेचर आगे बढ़ा, देखो सबसे नीचे ग्राफ किसका है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन मोनोऑक्साइड। सेकंड किसका है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड। मींस अब दोनों ही जब इसकी रिडक्शन करनी है एट टेम्परेचर ग्रेटर देन 1073 केल्विन, बोथ carbon to carbon monoxide and carbon to carbon dioxide are lying below line of iron oxide। आयरन ऑक्साइड की लाइन से ये दोनों ही नीचे हैं। इसका मतलब आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन Fe प्लस CO, या फिर Fe तो दोनों ही रिएक्शंस फिजिबल है, आइदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेशन कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन मेन फोकस क्या है, विच सब्सटेंस इज बीइंग यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज कार्बन कोक। कोक इज अ बेटर रिड्यूसिंग एजेंट एट हायर टेम्परेचर। ये दोनों ही लाइंस आयरन की लाइन से नीचे हैं। और कार्बन मोनोऑक्साइड इट वाज वेरी गुड एट लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर के ऊपर देखो इसकी लाइन जो है वो इन दोनों से ऊपर चलेगी। दैट इज वाई कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसेस आयरन ऑक्साइड इन ब्लास्ट फर्नेस एट लो टेम्परेचर वाइल कार्बन एट हाई टेम्परेचर। क्योंकि हाई टेम्परेचर के ऊपर ये कार्बन की दोनों ही लाइन आइदर फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दे लाई बिलो द लाइन ऑफ आयरन ऑक्साइड। और कार्बन मोनोऑक्साइड देखो उससे ऊपर। लेकिन एक चीज है, इसका भी पॉजिटिव स्लोप, इसका भी पॉजिटिव स्लोप, सिर्फ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का है डाउनवर्ड स्लोप, और इसकी फ्री एनर्जी बढ़ती जा रही है, बाकी सभी की फ्री एनर्जी कम होती जा रही है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिखेंगे। फ्री एनर्जी इज फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। दो टेम्परेचर्स दिए हैं एट 1273 केल्विन एंड 2273 केल्विन, और ये हमारे पास दो रिएक्शंस हैं। रिएक्शन क्या है, मैग्नीशियम प्लस हाफ ऑक्सीजन MgO, डबल करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और इसके लिए डेल्टा G फिनॉल इट इज -941 किलो जूल पर मोल। और ये कौन सी कंडीशन है, पहले हम 1273 केल्विन की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी तरफ है कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, और क्या बनानी है हमने, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बन गई कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसकी फ्री एनर्जी फॉर्मेशन इज -439 किलो जूल पर मोल। मीन्स ये वो सिचुएशन है जो बता रही है कि इस टेम्परेचर के ऊपर मैग्नीशियम की फ्री एनर्जी ज्यादा है और कार्बन मोनोऑक्साइड की फ्री एनर्जी कम है। दूसरी सिचुएशन, हाई टेम्परेचर के ऊपर इसकी कम है और इसकी ज्यादा है। तो जरा आप सिर्फ मैग्नीशियम वाला अगर स्लोप देखें, मैं यहां रफ सा डायग्राम बनाने लगी, इधर टेम्परेचर और इधर डेल्टा G0 फॉर्मेशन। तो अगर इसको मैं लूं ऐसे 200, 400, 600, 800 और 900 माइनस, और इधर टेम्परेचर्स हम ले रहे हैं 1273। ओके, लेट इट बी 1273 एंड दिस इज 2273 केल्विन। आप रफ सा डायग्राम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, ये है डेल्टा G0 की वैल्यूज इधर। ओके, मैग्नीशियम की वैल्यू स्टार्ट हुई 941 से, मींस दिस इज, यहां आ जाएगा 1000, 200 का हम ले रहे हैं, तो यहां आया 9, तो 941 यहां जैसे पहुंचा। ठीक है, इसके अराउंड, ठीक, 2, 4, 6, 8 और यहां आ जाएगा 1200।
ठीक है, तो ये वैल्यू है अराउंड 941 और दूसरी वैल्यू इसकी रही 314, तो यहां रहा 500, 400, ये रहा 300 और 314, तो यहां जैसे, तो इसके सामने ये रही वैल्यू, तो ये स्लोप ऐसे गया। ठीक, दिस स्लोप इज फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। दूसरी साइड कार्बन मोनोऑक्साइड स्टार्ट कहां से हो रहा है, लो टेम्परेचर के ऊपर था -431, ओके, ये रहा 500 और नियरली यहां से स्टार्ट हुआ और ये इसको यहां 1273 के नजदीक कट करेगा और जा रहा है 628 के नजदीक, यहां जैसे ये रहा कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। समझ आ गई बात, कार्बन का ग्राफ डाउनवर्ड, मैग्नीशियम का अपवर्ड। ओके, नाउ ये रहा वो टेम्परेचर जिसको हमने, पहले वाला टेम्परेचर 1273 और दूसरा है 2273। अब देखो इस टेम्परेचर के पास मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है, कार्बन का ग्राफ ऊपर है। ठीक है, मैग्नीशियम का ग्राफ नीचे है और कार्बन का ग्राफ ऊपर है। अब हमें यह चेक करना है कि इज इट पॉसिबल कि ये इसको रिड्यूस कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो जिसको रिड्यूस करना है, ठीक है, जिसकी रिडक्शन होनी है, किसकी, मैग्नीशियम ऑक्साइड की, इसने इसको रिड्यूस करना है, तो इसको हमें पहले लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो 2 - 1 ये आ गया कार्बन प्लस माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये वाले दोनों कार्बन प्लस हाफ ऑक्सीजन, उसके बाद ये दोनों इसमें से माइनस होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड माइनस MgO, हाफ ऑक्सीजन कैंसिल, आपके पास बचा MgO, इधर लाना पड़ेगा, पॉजिटिव हो गया, प्लस कार्बन, इधर क्या बन गया, मैग्नीशियम प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर हम रिएक्शन करवाते हैं बाय यूजिंग कार्बन एज रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द रिडक्शन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो इस केमिकल रिएक्शन की डेल्टा G मेरे पास आ रही है पॉजिटिव। मतलब 1273 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर हम कार्बन को, इस टेम्परेचर तक हम कार्बन को एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज नहीं कर सकते। जिसको एज रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है उसकी रिएक्शन में से जिसकी रिडक्शन होनी है उसको माइनस करते हैं। क्लियर? ओके, अब देखते हैं दूसरा, जब टेम्परेचर की रेंज हमारे पास है 2273, वो साफ दिखाई दे रहा है। अब ये लाइन नीचे आ गई, मैग्नीशियम की लाइन ऊपर चली गई। यस, इट कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और वो आप अपनी इस केमिकल रिएक्शन में दिखा सकते हैं। ठीक है, अब मैं तो ऐसा कर सकती हूं, लेकिन आपको दोबारा लिखना पड़ेगा। 2273 के ऊपर देखिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो फॉर्मेशन है दैट इज -314 और कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन जो है इट इज -628। क्लियर? रिएक्शन सेम वही, लेकिन यहां पे जब इसको हम कर रहे हैं डेल्टा G, सेम चीज देखो, इसी के साथ जैसे ये वैल्यूज इधर आ गई ना, तो ये वैल्यूज डेल्टा G किसके बराबर आया, -628 डेल्टा G -628 -314, 628 प्लस 314, इसमें से इसको माइनस कीजिए, 4 में से 8 में से 4 गए 4, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 3 गए, तो इट विल बी -314। ठीक है, 628 और उसमें से हम माइनस कर रहे हैं 314 को, तो हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 314 एंड दैट इज नेगेटिव। सो हम कार्बन को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं एट टेम्परेचर 2273, नॉट अ टेम्परेचर 1273। देखो ये डायग्राम आपके क्वेश्चन के साथ नहीं दिया है, लेकिन आप थोड़ा सा अगर वैल्यूज को देखो तो बना सकते हो। मैग्नीशियम की वैल्यू 1273 से 2273 तक कम हुई, आपको पता है पॉजिटिव स्लोप आएगा, और कार्बन के स्लोप ही डाउनवर्ड आते हैं। आप डायग्राम बनाओ चाहे ना बनाओ, आप बना के देख सकते हो।
बस वैल्यूज लिखी, पहले आपने 1273 वाली वैल्यूज लिखी, तो जिसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है आपने वो पहले होगा, उसमें से आप दूसरी इक्वेशन को माइनस करोगे। ठीक है, तो आपने देखा 2273 के ऊपर जो डेल्टा जी है दैट इज कमिंग नेगेटिव, तो इसमें आप कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो। कौन सी टेम्परेचर के ऊपर? 10 कार्बन कैन बी यूज्ड एज reducing agent at 2273 Kelvin। तो एलिंगम डायग्राम का क्वेश्चन इस तरीके से होगा। लेट्स सी वन मोर क्वेश्चन। The values of delta G naught for the formation of chromium oxide is -540 and that of aluminium oxide is -827. Is reduction of chromium oxide possible with aluminium? Let's see. हमारे पास दो इक्वेशंस, क्योंकि एल्यूमिनियम से रिडक्शन करवानी है मैं इसको पहले लिख लेती हूं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन Al2O3 और इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू है -827 किलो जाउल पर मोल। ओके, दिस इज 2 एल्यूमिनियम 1 मोल है ना ये, तो 3, तो इसको मैं लिख लेती हूँ 3/2। 1 मोल वो वैल्यू पर मोल है इसलिए 1 मोल, इसको बैलेंस कर लिया। सेकेंड इक्वेशन इज क्रोमियम प्लस ऑक्सीजन Cr2O3, अगेन इसको भी बैलेंस कर लेते हैं 2 3/2 और इसकी डेल्टा जी नॉट वैल्यू इज -540 किलो जाउल पर मोल। एल्यूमिनियम को हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करने जा रहे हैं इसके लिए, मतलब इसकी इक्वेशन में से इसको माइनस करना है। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, तो सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, दैट इज equation 1 minus equation 2. Subtract equation 2 from equation 1. First equation is 2Al plus 3/2O2. Second is minus 2 chromium minus 3/2O2. Okay, next Al2O3 minus Cr2O3. Okay, इनका नटशेल क्या आया हमारे पास? डेल्टा जी नॉट इट इज -827 माइनस -540। अब जरा इधर देखें, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन कैंसिल। ओके, ये एल्यूमिनियम ये नेगेटिव है, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आते हैं। ठीक है, ये बन गया 2 एल्यूमिनियम प्लस Cr2O3 और इधर क्या बन गया 2 क्रोमियम प्लस Al2O3 और इसके लिए डेल्टा जी कितना आया हमारे पास, इसको माइनस करके ये आ गया 827 प्लस 540, तो 540 इसमें से माइनस हो गए, 7 का 7 12 8 और ये रहा 6 में से ये रहा 5 4 0 7 12 8, यहां रह गए 6 7 में से 5 गए 2, -287 किलो जाउल पर मोल। तो देखो वैल्यू क्या आई है नेगेटिव में, सो वी कैन यूज एल्यूमिनियम फॉर द रिडक्शन ऑफ क्रोमियम ऑक्साइड। ऐसा ही हुआ ना। अब देखो 2 एल्यूमिनियम 3 ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, वो इसकी रिडक्शन इसमें से ऑक्सीजन को हटवाएगा, खुद की ऑक्सीडेशन करेगा, दैट्स व्हाई इट इज रिड्यूसिंग एजेंट। एल्यूमिनियम से बन गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड और इससे क्या बन गया क्रोमियम। So aluminium can be used. Yes, aluminium can be used. क्यों? As delta G naught is -287. ये नेगेटिव में है इसलिए ये रिएक्शन जो है it is feasible. It reaction can take place. अगर अब आप उल्टा सोचें कि हम क्रोमियम को यूज कर सकते हैं क्या एल्यूमिनियम ऑक्साइड के लिए, ये हो गया ना। अब क्या होगा, अब इसको एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास इधर क्या आएगा -540 माइनस 827, तो आंसर क्या आएगा +287। तो उस प्रोसेस को आप यूज नहीं कर सकते।
आप करके देख लेना इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हैव अ लुक ऑन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन की स्टेटमेंट जितनी बड़ी है, आंसर जो है दैट इज वन वर्ड, और ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ पार्ट ऑफ एलिंगम डायग्राम फॉर सम मेटल ऑक्साइड्स एंड टेम्परेचर्स, सॉरी कार्बन एंड कार्बन इज शोन। मेटल है ए, बी, सी, डी, और कार्बन दो तरह से है। एक ये रहा ग्राफ कार्बन का, कार्बन से कार्बन बन रही है कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बन रही है कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड। तो मैं कार्बन वालों को ना ये हल्की सी डिजाइनिंग दे देते हैं सो दैट इसके बारे में दूर से ही पता चल जाए। और ये लाइनिंग है फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये रही डेल्टा जी 0, और ऊपर प्लस वैल्यूज, नीचे वाली नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है। डेल्टा जी नॉट इधर को है नेगेटिव, जितना डाउन जाएंगे उतनी ही ज्यादा नेगेटिव, ठीक है। और ए, बी, सी, डी, ई एंड एफ, दीज आर वेरियस टेम्परेचर्स, ठीक है। अब हमारा पहला क्वेश्चन, विल बी ऑक्साइड, ये रहा मेटल का बी ऑक्साइड, मींस बी प्लस ऑक्सीजन, ये बन जाएगा बी का ऑक्साइड, ठीक है। तो ये लाइन बी के ऑक्साइड की है। रिड्यूस ऑक्साइड ऑफ ए और सी, ये बी की लाइन बीच में है, नीचे है ए और ऊपर है सी। तो आपको यह बताना है कि जो बी का ऑक्साइड है वो इसको रिड्यूस कर सकता है या इसको रिड्यूस कर सकता है, बताइए। बी का ऑक्साइड बीच में, इसके नीचे है ए और इसके ऊपर है सी, तो क्या करेगा ये, किसको रिड्यूस कर सकता है? यस, एलिंगम डायग्राम के अंदर जो मेटल ऑक्साइड इसकी लाइन से ऊपर होगा, इट कैन रिड्यूस दैट। तो क्या आंसर आया आपके फर्स्ट का? सी। दोनों को नहीं करेगा, सिर्फ सी को करेगा, क्योंकि दूसरा तो उससे नीचे है, ठीक है। हाँ, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि टेम्परेचर की कंडीशन नहीं पूछी है, तो उसने सिर्फ यही पूछा कि आप इसको किसके लिए यूज कर सकते हैं, टेम्परेचर की कंडीशन नहीं है, तो इट कैन रिड्यूस ओनली सी। लेकिन अगर टेम्परेचर की कंडीशन दे दी जाए तो हाई टेम्परेचर के ऊपर देखो, ए जो है वो ऊपर आ गया, मींस ए की फ्री एनर्जी कम हो गई और बी की फ्री एनर्जी ज्यादा है। तो हाई टेम्परेचर कौन सा? पॉइंट बी, और ये रहा पॉइंट डी। डी पॉइंट के बाद इसकी एनर्जी कम होती जा रही है और इसकी एनर्जी उससे ज्यादा हो जा रही है। तो डी पॉइंट के बाद आप बी को यूज कर सकते हैं फॉर द रिडक्शन ऑफ ए एज वेल, ठीक है। लेकिन यहां आंसर क्या आएगा हमारे पास? सी। सेकेंड, नाउ बी पार्ट, विच मेटल कैन बी रिड्यूस्ड थर्मली? वो मेटल थर्मली हम तोड़ सकते हैं पायरोमेटलर्जी के साथ जो इस 0 पॉइंट को क्रॉस करे बहुत ही लो टेम्परेचर के ऊपर, विच इज अटेनेबल टेम्परेचर। ए, बी, सी, ये तीनों ही बहुत दूर जाके उसको टच करेंगी, लेकिन डी मेटल इट इज वेरी वेरी नियर टू 0। तो ये लो टेम्परेचर के ऊपर ही इसको टच कर जा रही है, इट मींस यू कैन रिड्यूस, metal D can be reduced thermally. Will oxide of B be reduced by coke above or below temperature C? Now where is temperature C? This is temperature C. ठीक है, तो it is around, let it be 1300. इस टेम्परेचर के बाद हमें B की रिडक्शन करवानी है, ये रहा B का लाइन। इस टेम्परेचर के बाद will oxide of be reduced by coke above or below temperature C? अब आपको यह बताना है कि हम कार्बन को कहां यूज कर सकते हैं रिडक्शन के लिए, अबव और बिलो टेम्परेचर C? यस, C टेम्परेचर के बाद, क्योंकि यह ग्राफ B से नीचे आ रहा है, आफ्टर C ये जो फ्री एनर्जी है ये कम हो रही है, ठीक है। इन केस ऑफ सी के केस में अगर हम बात करें, ग्राफ ऑफ
carbon is below graph of B oxide, above temperature C. Therefore, carbon can be reduced, carbon will be reduced by carbon coke. B oxide will be reduced by coke above temperature C. क्योंकि इसका ग्राफ C टेम्परेचर के बाद B का ग्राफ ऊपर रह गया और ये नीचे चला गया। इससे पीछे देखो जरा, C से पीछे ये लाइन ऊपर है और B वाली लाइन नीचे है। B की फ्री एनर्जी ज्यादा है और इसकी फ्री एनर्जी कम है, लेकिन इस लाइन को क्रॉस करते ही इसकी फ्री एनर्जी ज्यादा होगी और B वाले की फ्री एनर्जी कम रहेगी। ठीक है, तो ग्राफ ऑफ C बिलो ग्राफ ऑफ कार्बन इज बिलो ग्राफ ऑफ बी ऑक्साइड अबव टेम्परेचर सी टेम्परेचर के बाद ये ग्राफ इसके नीचे है। ठीक है, आप फ्री एनर्जी के बारे में भी बता रहे हैं कि फ्री एनर्जी ऑफ कार्बन अबव टेम्परेचर सी इज ग्रेटर देन फ्री एनर्जी ऑफ बी ऑक्साइड। ठीक है, तो ये था आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सी। अब देखो क्वेश्चन नंबर डी। विल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बी प्रेफर्ड अबव टेम्परेचर एफ? वेयर इज टेम्परेचर एफ नाउ? दिस इज टेम्परेचर एफ। इस टेम्परेचर के आगे कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा बनेगी या कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बनेगी? बताओ। डेफिनेटली कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो ग्राफ लाइन है वो नीचे जा रही है और ये थोड़ा सा ऊपर को जा रही है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे इसका आंसर? डी का कार्बन मोनोऑक्साइड एज फ्री एनर्जी ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज इंक्रीजिंग। ठीक है, इसकी फ्री एनर्जी बढ़ रही है एंड लाइंग बिलो line of carbon dioxide. Clear? And last, it is F. What does temperature A represent? A क्या बता रहा है? अगर ये सॉलिड है, मैंने आपको बताया था कि हर पॉइंट अगर सॉलिड है तो ये बनेगा लिक्विड, तो इट विल शो इट्स मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन। ठीक है, ये बताएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट और फ्यूजन और वेपोराइजेशन। ठीक है, या तो मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ए जो है इट रिप्रेजेंट्स टेम्परेचर ऑफ फ्यूजन और टेम्परेचर ऑफ वेपोराइजेशन, मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। इस ग्राफ के अंदर जहां पे भी ऐसा शार्प कट आएगा, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है तो ये मेल्टिंग पॉइंट होगा, लिक्विड से वेपर बन रहा है तो ये बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बस एलिंगम डायग्राम के जो फीचर्स हैं उनको आपको माइंड में रखना है और जो कंडीशन वहां पे दी गई होगी उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन व्हाट इज पैसिव आयरन? आपको पता है पैसिव कौन होता है? जो रिएक्ट नहीं करता। हमने एक कंटेनर लिया, बीकर लिया और उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डाल दिया, फिर हमने इसके अंदर एक आयरन का पीस डाला। ठीक, इन द बिगनिंग थोड़ी सी केमिकल रिएक्टिविटी होगी, देयर आर ऑब्जर्व्ड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आपको पता है आयरन एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन लिबरेट करता है, क्योंकि इसका जो आयरन का रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज -0.44 और हाइड्रोजन का क्या है 0, तो दिस वैल्यू लाइज बिलो 0। ठीक है, तो आयरन एसिड्स, डाइल्यूट एसिड्स में से हाइड्रोजन लिबरेट करवाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद ये बबल्स बंद हो जाते हैं। देयर इज ऑब्जर्व्ड नो रिएक्टिविटी। ठीक,
इस प्रोसेस को बोलते हैं पैसिविटी, ठीक है, पैसिवाइजेशन। दिस प्रोसेस इज पैसिवाइजेशन एंड लॉस ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ आयरन इज नोन एज पैसिविटी। प्रोसेस क्या है? पैसिवाइजेशन। और उस आयरन को हम क्या बोल देते हैं? अब ये आयरन रिएक्ट नहीं कर रहा है तो दिस इज कॉल्ड पैसिव आयरन। क्यों होता है? एक्चुअली इस आयरन के पीस के ऊपर एक इनविजिबल थिन लेयर चढ़ जाती है एंड दिस इज लेयर ऑफ Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड की लेयर चढ़ जाती है। उस वजह से ये आयरन फर्दर रिएक्ट नहीं करता। तो इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं पैसिवाइजेशन, ठीक है। अब इसको आप हटा कैसे सकते हो? आप इसको स्क्रैच कर दीजिए, स्क्रैचिंग, ठीक है, इसको स्क्रैच कर सकते हैं। स्क्रैचिंग से इसकी जो पैसिविटी है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन को कोई यूज है क्या? यस। अगर हम थोड़ी सी एसिड की लेयरिंग दे दें आयरन के ऊपर, इट मे बी यूज्ड टू प्रिवेंट कोरोजन। कोरोजन को प्रिवेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। तो इट वॉज पैसिव आयरन। Well, let's have a look. Various forms of iron, varieties of iron, right? सबसे पहले पिग आयरन। ये वो आयरन है जो ब्लास्ट फर्नेस में से हम कलेक्ट करते हैं। इट इज स्पॉन्जी आयरन कलेक्टेड फ्रॉम टैपिंग होल टाइम टू टाइम इन ब्लास्ट फर्नेस। इट इज कॉल्ड पिग आयरन। और इसके अंदर कार्बन का कंटेंट रहता है अप टू 4.5%। पिग आयरन से बनता है कास्ट आयरन। मैंने एक जगह क्वेश्चन पढ़ा, व्हाट इज पिग आयरन एंड हाउ कास्ट आयरन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम पिग आयरन। सो कास्ट आयरन इज मेड बाय मेल्टिंग पिग आयरन विथ स्क्रैप आयरन एंड कोक यूजिंग हॉट एयर ब्लास्ट। और इसके अंदर कार्बन कंटेंट along with other impurities is up to 3% only. अब कई बार पिग आयरन और कास्ट आयरन इकट्ठा भी लोग यूज करते हैं। ये दोनों दे कैन नॉट बी वेल्डेड। और इस दोनों को कलेक्टिव अगर आप लिखे तो कार्बन कंटेंट जो है इट लाइज इन बिटवीन 2.5 to 4.5, ठीक है, इसका कार्बन कंटेंट। ओके, नाउ प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन दैट इज ब्रॉड आयरन। और इट इज प्योरेस्ट फॉर्म, कार्बन along with other impurities 0.5% से ज्यादा नहीं होती। एंड ब्रॉड आयरन, जब हम आयरन की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, इट इज मैलेबल, तो ये वो है ब्रॉड आयरन। इट इज मैलेबल एंड कैन बी वेल्डेड। इसको वेल्ड किया जा सकता है। स्टील इज एन एलॉय, आयरन का बेस्ट एलॉय। आपके घर में आप लोग यूटेंसिल्स देखते हैं, प्लेट्स देखते हैं, बाउल्स देखते हैं, ग्लासेस देखते हैं, दे आर मेड अप ऑफ स्टील। एलॉय ऑफ आयरन कंटेन्स कार्बन। कार्बन तो है ही है, आयरन में कार्बन मिक्स करेंगे वो स्टील बनेगा along with other impurities like आप मैंगनीज की एडिशन से स्टील बना सकते हो, क्रोम स्टील, निकल स्टील, अलग अलग तरह की स्टील। आप लोग सुनते हो ना स्टेनलेस स्टील, जिस स्टील के ऊपर सब्जी का दाग नहीं लगता, किसी भी डाई का उसके ऊपर स्टेन नहीं आता, दैट इज स्टेनलेस स्टील। और इसकी प्रॉपर्टीज जो है दे कम इन बिटवीन कास्ट आयरन एंड ब्रॉड आयरन। इसकी प्रॉपर्टीज भी और इसका जो बाकी के कार्बन और अदर इंप्योरिटीज जो कंटेंट है वो भी। तो ये थे वेरियस क्वेश्चंस जो इस चैप्टर में से अलग अलग पूछे जाते हैं। हाँ, जितने भी अपने प्रोसेसेस सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उनकी डेफिनेशंस पेपर में बहुत बार आती हैं। कॉपर की एक्सट्रैक्शन के अंदर हमने वर्ड यूज किया था ब्लिस्टर, ठीक है, तो दैट इज व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, तो इसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं, मैं जस्ट उनका यहाँ पे हिंट लिखूंगी, आप लोग उनको जरूर करना। व्हाट इज ब्लिस्टर कॉपर, ठीक है, व्हाट इज कॉपर मैटे, ठीक। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है?
और कॉपर मैटे क्या होता है, वाई क्रायोलाइट इज एडेड ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ऐसे रीजनिंग क्वेश्चंस बहुत सारे हैं जो आपकी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स के वेरियस प्रोसेसेस के अंदर आए होंगे। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आपको ये सारा का सारा चैप्टर कैसा लगा आप जरूर हमें बताएं। इन वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड यस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ।